एमपी पटवारी 2023 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जनरल मैनेजमेंट से संबंधित ये खास वीडियो सीरीज का आज हमारा पहला वीडियो लेक्चर है। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट आखिर होता क्या है, प्रबंधन की थ्योरी, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स। ऐसा ही हम हर चैप्टर में करेंगे। सबसे पहले आपको थ्योरी समझाएंगे, थ्योरी समझाने के बाद उस टॉपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स भी आपको साथ के साथ क्लियर करवाते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर। मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं श्रद्धा की रिवीजन का यूट्यूब चैनल एस रविंद्र सर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि प्रबंधन का अर्थ क्या होता है, यानी मैनेजमेंट का क्या अर्थ होता है। हम मैनेजमेंट को क्या समझते हैं? तो मैनेजमेंट का अर्थ होता है दूसरों से कार्य कराने की क्षमता। ठीक, जब भी हम कोई फैक्ट्री खोलेंगे, कोई बिजनेस ओपन करेंगे, तो हमें काफी सारे लोगों की आवश्यकता होती है और उन लोगों से काम कराने की हमारी एक कला होती है, जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट। यानी प्रबंधन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया आप उसे कह सकते हैं, जो पूर्व निर्धारित व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसी मानव समूह के प्रयासों का नियोजन यानी कि प्लानिंग, समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन, निर्देशन यानी कि डायरेक्टिंग और नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग होता है। यानी जब हम किसी भी कंपनी का या किसी भी बिजनेस का प्रबंधन करते हैं तो हमें प्लानिंग की आवश्यकता होती है, यानी कि नियोजन की आवश्यकता होती है। उसके साथ सभी लोगों को लेकर के एक समन्वय स्थापित करना होता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। जैसे अगर हमारी कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग करवानी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसकी पैकेजिंग करवानी पड़ेगी, उसका प्रमोशन होगा, उसकी मार्केटिंग होगी। तो सभी लोगों के बीच हमें एक समन्वय स्थापित करना होता है, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन, एक बंदा होगा जो मैनेजमेंट का काम करेगा, जो लीडिंग पोजीशन में रहेगा, जो डायरेक्टिंग का काम करेगा यानी निर्देशन का काम करेगा। कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण भी होना चाहिए। ठीक, तो नियंत्रण भी होगा, समन्वय होगा, निर्देशन होगा और नियोजन होगा। इन सभी से मिलकर के प्रबंधन बनता है। प्रबंध दूसरों से कार्य कराने का एक सशक्त माध्यम होता है। और जब हम कोई भी मैनेजमेंट करते हैं तो इसमें हमारा जो टारगेट होता है, जो लक्ष्य होता है, वो पूर्व निर्धारित होता है। हम उसी लक्ष्य को ध्यान में रख करके पूरा मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि मैनेजमेंट का अर्थ क्या है। इसके बाद आता है प्रश्न जो बन सकता है, वो ये होता है कि वैज्ञानिक प्रबंध के जो पिता हैं यानी कि जनक, वो किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक प्रबंधन यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर माने जाते हैं वो फेयोल को माना जाता है। फेयोल इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता माने जाते हैं फेयोल। अब प्रबंधन की जो परिभाषा है वो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग प्रस्तुत की है। हम कुछ अर्थशास्त्रियों की परिभाषा को देख लेते हैं। सबसे पहले हेरोल्ड कुंज ने जो परिभाषा दी, उन्होंने कहा कि प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग एक समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी प्रबंधन क्या है? एक इन्वायरमेंट है, एक पर्यावरण है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हैं, ग्रुप में काम करेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट काम करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट काम करेगा, सेल्स प्रमोशन डिपार्टमेंट काम करेगा। ये सभी लोग परस्पर समन्वय बना करके कुशलता के साथ यानी स्किलफुल तरीके से पूर्व नियोजित लक्ष्यों को, यानी कि जो प्री डिटरमाइन हमारे टारगेट्स होंगे, उन टारगेट्स को फोकस करके काम करेंगे। तो ये डेफिनेशन दी थी हेराल्ड कुंज ने। इसके बाद एक और अर्थशास्त्री आते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट एल ट्रिवेली। रॉबर्ट एल ट्रिवेली ने कहा कि प्रबंध को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि यह एक संगठन के परिचालन हेतु नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है। नियोजन यानी कि प्लानिंग, संगठन यानी कि आपका ऑर्गेनाइजिंग और नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग। ठीक है, तो प्लानिंग है, आपके ऑर्गेनाइजिंग है और कंट्रोलिंग है। इन तीनों को मिलाकर के जो प्रक्रिया बनती है उस प्रक्रिया को बोला गया है प्रबंधन। इसके बाद F.W. टेलर ने जो प्रबंधन की परिभाषा दी है वो क्या है? उन्होंने कहा कि प्रबंधन में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, निर्धारित यानी जो प्री डिटरमाइंड है, जो पहले से ही डिसाइडेड है हमारे टारगेट, उनको प्राप्त करने के लिए नियोजन यानी वापस से वही बात आ जाती है प्लानिंग, संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग, इसके बाद आता है आपके पास नियंत्रण और निर्देशन यानी कि डायरेक्टिंग। इन सभी की सम्मिलित प्रक्रिया जो होती है इसे प्रबंधन कहा जाता है। एक और डेफिनेशन आती है पीटर एफ ड्रकर। पीटर एफ ड्रकर प्रबंधन के बारे में कहते हैं कि प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील जीवनदायक तत्व है। डायनेमिक
यानी कि गतिशील जीवनदायक तत्व है। यानी हमें पता है कि यदि किसी फैक्ट्री को चलाना है, किसी कंपनी को चलाना है, तो अगर मैनेजमेंट पावरफुल होगा तो कंपनी ज्यादा सक्सेस करेगी। ठीक है, यानी कि वो जीवनदायक तत्व माना जाता है। तो प्रबंधन जीवनदायक तत्व माना गया है। तो कभी ऐसा प्रश्न बनता है कि प्रबंधन जीवनदायक तत्व है, ये किसके अनुसार है? तो हम कहेंगे पीटर एफ ड्रकर के अनुसार प्रबंधन जीवनदायक तत्व है। इसके बाद हम चलते हैं प्रबंध की अवधारणा पर कि प्रबंध की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत हम नियोजन यानी कि प्लानिंग देखते हैं, संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग देखते हैं, इसके बाद आता है नियुक्तिकरण यानी कि स्टाफिंग। ठीक, हम जब कर्मचारी हमारी कंपनी में रखेंगे तो हम कहेंगे स्टाफिंग। ठीक है, नियुक्तिकरण, निर्देशन यानी कि डायरेक्टिंग, उनको कैसे काम करना है इसको डायरेक्शन देना, निर्देशन कहना कहते हैं हम लोग। इसके साथ ही नियंत्रण, उन सभी के ऊपर हमारा नियंत्रण चाहिए। ठीक है, तो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है और डायरेक्टिंग है, ये सभी मिलकर के प्रबंधन बनाते हैं। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की अवधारणा में ये सभी तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो वो आता है हमारे पास प्रबंध की विशेषताएं क्या हैं, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं क्या होती हैं। तो मैनेजमेंट की पहली विशेषता मैंने लिखा है कि यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी कि मैनेजमेंट इज अ पर्पसफुल प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक पर्पसफुल प्रोसेस है। पर्पसफुल प्रोसेस यानी कि उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि जब भी कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस रन करता है तो वो उस बिजनेस को लेकर के अपने कुछ टारगेट्स डिसाइड करता है, एक उद्देश्य सेट करता है, गोल सेट करता है। इसीलिए मैनेजमेंट को कहा जाता है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। और सेकंड डेफिनेशन, सेकंड इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि प्रबंध जो है सर्वव्यापी होता है। सर्वव्यापी यानी कि ओमनिसिएंट। प्रबंध जो है वो सर्वव्यापी है। प्रबंध जो है छोटे बड़े, धार्मिक, राजनीतिक, सरकारी, सामाजिक, व्यावसायिक सभी संगठनों में की जाने वाली प्रक्रिया है। चाहे कोई राजनीतिक प्रोग्राम हो, चाहे कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, कोई आर्थिक प्रोग्राम हो, तो इन सभी छोटे बड़े जितने भी फील्ड होते हैं, क्षेत्र होते हैं, उनमें की जाने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए प्रबंध को कहा गया है कि प्रबंधन एक सर्वव्यापी क्रिया है। फिर प्रबंध के बारे में बोला गया कि प्रबंध बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है प्रबंधन। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल कैसे होता है कि भाई हमें कार्य का भी प्रबंधन करना होता है। ठीक है, हमें व्यक्तियों का प्रबंधन करना होता है, हमें परिचालन यानी कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, कौन सी क्रिया कब होगी, कैसे होगी, तो परिचालन का प्रबंधन करना होगा। तो परिचालन का प्रबंध है, व्यक्तियों का प्रबंध है, ठीक है, कार्यों का प्रबंध है। तो इसी सभी चीजों की वजह से प्रबंधन यानी मैनेजमेंट को बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल माना गया है। नेक्स्ट आता है कि प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये निरंतर चलती रहती है। ठीक, निरंतर कैसे चलती है? क्योंकि हमें सभी क्षेत्र के लोगों के साथ समन्वय बना करके उनसे निरंतर कार्य कराना होता है। यही एक वजह है कि हमने कहा कि प्रबंधन जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, यानी मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में एक व्यक्ति के द्वारा मैनेजमेंट नहीं किया जाता है। एक व्यक्ति कई व्यक्तियों का समूह बना करके उनके बीच कोऑर्डिनेशन करके कार्य करता है। यही एक वजह है कि हम कहते हैं कि प्रबंधन एक सामूहिक क्रिया है, किसी व्यक्तिगत एक व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं की जाती है, ये व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। प्रबंध एक गतिशील कार्य है, यानी मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। मैनेजमेंट को डायनेमिक प्रोसेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैनेजमेंट दो तरीके का एनवायरनमेंट के साथ चलता है। एक आंतरिक एनवायरनमेंट यानी आंतरिक पर्यावरण जिसके अंदर कर्मचारी आते हैं, काम करने वाली स्टाफ जो भी हैं वो सभी आते हैं। एक बाह्य वातावरण होता है जिसमें राजनीतिक व्यक्तियों के साथ संपर्क करना, कोई गवर्नमेंट स्कीम आई है उसके साथ डील करना। तो समन्वय आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण दोनों के बीच बनाना होता है। और यही वजह है कि प्रबंधन को गतिशील बोला गया है कि प्रबंधन जो है वो गतिशील कार्य है, डायनेमिक प्रोसेस है। प्रबंध एक प्रणाली है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस।
क्यों? क्योंकि प्रबंधन में सारी चीजें जो कि मैं पहले बता चुका हूं कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, इन सभी चीजों से जो है मैनेजमेंट बनता है। इसीलिए मैनेजमेंट को बोला गया है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। इन सभी चीजों की एक प्रोसेस है मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एक अमूर्त शक्ति है। मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल पावर। मैनेजमेंट एक अमूर्त शक्ति है, इनटेंजिबल पावर है, क्योंकि इसे देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता है, अमूर्त है। हम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, कोई वस्तु नहीं, जैसे कि ये पेन है तो मैं इसको छू सकता हूं, देख सकता हूं, तो ये टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है? ये तो टेंजिबल है, मगर मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। इसीलिए मैनेजमेंट को कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल पावर। तो मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल पावर, यानी कि मैनेजमेंट एक अमूर्त शक्ति होता है। तो ये तो थी प्रबंधन की विशेषताएं। इसके अलावा और भी विशेषताएं हो सकती हैं, जैसे अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की प्रक्रिया। मैनेजमेंट में हम डायरेक्शन देकर के दूसरे व्यक्तियों से कार्य करा के अपने लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं। इसके अलावा प्रबंधन एक सामाजिक क्रिया भी है। मैनेजमेंट इज अ सोशल वर्क, ठीक है। इसके अलावा प्रबंधन एक जन्मजात प्रतिभा है। कई व्यक्तियों के अंदर प्रबंधन जो है वो जन्मजात होता है, यानी कि मैनेजमेंट इज एन प्री बोर्न क्वालिटी। मैनेजमेंट जो होती है वो प्री बोर्न क्वालिटी भी होता है। कई लोगों के अंदर जन्म से ही मैनेजमेंट का गुण होता है। जैसे हम देखते हैं कि माहेश्वरी लोग जो हैं या महाजन जो लोग हैं, उनके अंदर बिजनेस करने के गट्स जो होते हैं वो बचपन से ही रहते हैं, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि इनमें जन्मजात गुण है, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट जो होता है वो प्री बोर्न क्वालिटी होता है। मैनेजमेंट एक कला और विज्ञान दोनों ही है, इज आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट जो है वो आर्ट भी है और वो एक साइंस भी है। साइंस की तरह हमें उसे एक क्रम में, एक सीक्वेंस में करना होता है, एक विधि के तहत करना होता है। इसीलिए मैनेजमेंट को हम एक कला भी बोल सकते हैं, आर्ट भी बोलते हैं, और मैनेजमेंट को हम एक साइंस भी मानते हैं। तो ये तो थी प्रबंधन की कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब चलते हैं हम लोग मैनेजमेंट के कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं। मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है। तो मैनेजमेंट के कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, जैसे सामाजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, है ना, या राजनीतिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आर्थिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो मैनेजमेंट के कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आर्थिक ऑब्जेक्टिव्स में अर्थ संबंधित यानी मनी से संबंधित जो हमारे उद्देश्य होते हैं वो होते हैं। सामाजिक उद्देश्य में हमारी कंपनी समाज को साथ में लेकर के या समाज के लिए क्या हम योगदान कर सकते हैं, उसके बीच में मैनेजमेंट किया जाता है, तो सामाजिक ऑब्जेक्टिव्स उसको हम कहेंगे, उन उद्देश्यों को। राजनीतिक उद्देश्य भी होते हैं कहीं के, तो वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद आता है कि प्रबंध का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या हो सकता है। तो प्रबंध जो होता है वो सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। कई लोगों के अगर एक ही लक्ष्य है तो सभी लोग अपने एक लक्ष्य को या उस एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। तो सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया भी प्रबंधन होती है। प्रबंध कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, ठीक है। हमारी कार्य क्षमता को प्रबंधन जो है वो बढ़ाता है। इसके अलावा प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करता है प्रबंधन। प्रबंधन व्यक्तियों को उद्देश्य प्राप्ति में सहायता करता है। प्रबंध समाज के विकास में सहायक होता है। इसके अलावा प्रबंध जो है हमारे पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान करता है। तो ये होते प्रबंधन के महत्व। इसके बाद हम चलते हैं कि प्रबंध की प्रकृति कैसी होती है। तो प्रबंध की जो प्रकृति होती है, तो प्रबंध को एक कला और विज्ञान दोनों के रूप में जाना जाता है। इसके बाद हम कहते हैं कि प्रबंध एक विज्ञान है। तो प्रबंध एक विज्ञान क्यों है? क्योंकि प्रबंध जो होता है वो एक क्रमबद्ध ज्ञान का समूह है। हम विज्ञान को भी ये कहते हैं कि विज्ञान क्या है, एक क्रमबद्ध ज्ञान है, उसी को हम विज्ञान कहते हैं। तो प्रबंध भी एक क्रमबद्ध ज्ञान ही है, इसीलिए प्रबंध को हम विज्ञान के तौर पे भी जानते हैं। यानी कि प्रबंध कुल मिलाकर के कला और विज्ञान दोनों का सम्मिलित रूप माना जाता है। इसके बाद प्रबंध के स्तर कौन कौन से होते हैं? तो प्रबंध के 3 स्तर माने गए हैं। एक होता है उच्च स्तरीय प्रबंधन। उच्च स्तरीय प्रबंधन यानी कि हाई लेवल जो मैनेजमेंट है, उसमें आते हैं आपके संचालक, इसके अलावा आपके मुख्य अधिकारी, कार्यकारी, चेयरमैन, मुख्य सचिव, मुख्य प्रबंधक,
ये सभी जो लोग हैं जो टॉप क्लास पे रहते हैं, हम कहते हैं कि ये क्या है, उच्च स्तरीय प्रबंधन है, यानी कि हाई लेवल मैनेजमेंट है। ठीक है, तो उच्च स्तरीय प्रबंधन में कौन कौन आ गया, आपके संचालक मंडल आ गया, मुख्य अधिकारी आ गए, मुख्य कार्यकारी आ गए, चेयरमैन आ गए और मुख्य प्रबंधक यानी कि चीफ मैनेजमेंट या चीफ मैनेजर। इसके बाद मध्य स्तरीय प्रबंध यानी कि जो मीडियम लेवल का जो मैनेजमेंट है उसमें कौन कौन आ जाएगा, उसमें विभागीय प्रबंधक आ जाएंगे, उप विभागीय प्रबंधक आ जाएंगे। तो हमसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि उप विभागीय प्रबंधक जो है वो कौन से स्तर के अंतर्गत आते हैं, तो हम बोलेंगे मध्य स्तरीय प्रबंधक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है निम्न स्तरीय अथवा पर्यवेक्षक प्रबंधक। इसमें कौन कौन आते हैं, तो इसमें पर्यवेक्षक आते हैं, इन्विजिलेटर, विक्रय अधिकारी आते हैं, क्रय अधिकारी आते हैं। तो ये सभी जो लोग हैं नीचे वाले वो सभी निम्न स्तरीय प्रबंधक के अंतर्गत आ जाते हैं। अब उच्च स्तरीय जो प्रबंधक होते हैं उनके क्या क्या काम होते हैं, तो जो हाई लेवल मैनेजमेंट होता है उसका क्या क्या काम है, तो उसका काम है उपक्रम के उद्देश्य निर्धारित करना। जो भी हमारी कंपनी है या फैक्ट्री है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें सेट करना, नीतियां बनाना है ना, पॉलिसीज फॉर्मेशन करना, संसाधन एकत्र करना यानी कि कौन कौन सी मशीनरी हमारी इस फैक्ट्री में लगने वाली है, बिजनेस में कौन कौन से यंत्र स्थापित होंगे, तो वो मशीनरी या यंत्र जिसे हम कह रहे हैं ये सारा संसाधन जो है एकत्र करना, ये काम भी हाई लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। कर्मचारियों की कार्य निष्पादन और नियंत्रण स्थापित करना, ठीक है, कौन सा कर्मचारी क्या काम करेगा उसके ऊपर कंट्रोलिंग करना, ये काम भी हाई लेवल का है। बाहरी पक्षकारों के साथ तालमेल स्थापित करना, ठीक है, कोई गवर्नमेंट स्कीम आई तो गवर्नमेंट स्कीम का फायदा कैसे मिलेगा, ठीक है, तो ये सारे काम जो है ये हाई लेवल मैनेजमेंट देखता है। बजट का अनुमोदन करना, जो बजट बनाया जाएगा कौन से डिपार्टमेंट के ऊपर या किस चीज के ऊपर कितना खर्चा किया जाएगा, तो ये बजट अनुमोदित करना भी हाई लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। मध्य स्तरीय प्रबंधक यानी कि मिडिल मैनेजमेंट जो होता है, ठीक है, तो मिडिल मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, तो मिडिल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है नीतियों की व्याख्या करना, जो पॉलिसीज बनाई गई हैं टॉप लेवल के द्वारा तो उनकी व्याख्या करना। कर्मचारियों की संख्या को सुनिश्चित करना कि कितने कर्मचारी हमारे इस कंपनी में काम करेंगे, तो ये कर्मचारियों की जो संख्या है उसे सुनिश्चित करने का जो काम है वो भी मिडिल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। समन्वय स्थापित करना यानी कि उन सभी कर्मचारियों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, ये भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा कर्मचारियों की नियुक्ति और उन्हें अभिप्रेरित करना, तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कर्मचारियों की जो नियुक्ति है वो किस लेवल के मैनेजमेंट के द्वारा की जाती है, तो कर्मचारियों की जो नियुक्ति है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसके अलावा आता है आपके निम्न स्तरीय प्रबंधक। तो निम्न स्तरीय प्रबंधक के अंतर्गत जो है आपके फोरमैन हो गए, लिपिक हो गए यानी कि क्लर्क हो गए, आपके विक्रय अधिकारी, क्रय अधिकारी, लेखा अधिकारी, ये सभी जो है ये आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करना, कार्य का उचित वातावरण सुनिश्चित करना, अच्छे मानवीय संबंधों का निर्माण करना, सुझाव आमंत्रित करना, मध्य स्तरीय प्रबंधन की सहायता करना और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये सारे काम जो है ये लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो एक बार ये प्रश्न पूछा था कि फोरमैन जो है ये कौन से स्तर के अंतर्गत आता है, तो फोरमैन जो है ये निम्न स्तरीय प्रबंधक के अंतर्गत आते हैं। लिपिक इसी के अंतर्गत आते हैं, विक्रय अधिकारी और क्रय अधिकारी ये भी लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा प्रबंधन के जो प्रमुख कार्य हैं प्रबंधन के यानी कि मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या हैं, तो वो तो हम कई बार रिपीट कर चुके हैं। प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है और एम्प्लॉय की जो है रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती प्रक्रिया होती है, निर्देशन होता है, नियंत्रण होता है, उनके ऊपर कंट्रोलिंग होता है, उनका मोटिवेशन होता है और कोऑर्डिनेशन के साथ हमें हमारी कंपनी को रन करना होता है यानी कि समन्वय। तो नियोजन, संगठन, कर्मचारी नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, अभिप्रेरणा और समन्वय, ये सभी प्रबंधन के प्रमुख कार्य माने जाते हैं। इसके अलावा प्रबंधक के सहायक कार्य क्या है, ये भी पूछा जाता है कि सब्सिडियरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो सब्सिडियरी फंक्शन के अंतर्गत हमारे पास 5 कार्य आते हैं। एक आता है निर्णय यानी कि डिसीजन मेकिंग, सेकंड आता है नवाचार यानी कि इनोवेशन, थर्ड आता है पूर्वानुमान यानी कि फोरकास्टिंग, इसके बाद आता है शोध या अनुसंधान यानी कि रिसर्च और प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन। ये जो 5 मैंने आपको बताए हैं, रिप्रेजेंटेशन, शोध, पूर्वानुमान, नवाचार और निर्णय डिसीजन मेकिंग, ये 5 जो है ये प्रबंधन के सहायक कार्य माने जाते हैं।
तो ये तो था आपका पहला टॉपिक प्रबंधन का। अब जो मैंने आज आपको जो टॉपिक बताया है उससे ऑब्जेक्टिव कैसे बन सकते हैं हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है आपके सामने कि प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की मानी जाती है। प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की मानी जाती है। कला, विज्ञान, चातुर्य या योग्यता। तो जो प्रबंध है वो दूसरों से कार्य करवाने की कला मानी जाती है, यानी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। तो प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला मानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, प्रबंध एक जटिल क्रिया है जिसमें निम्न में से कौन सी क्रिया सम्मिलित है? कार्य का प्रबंध, लोगों का प्रबंध, परिचालन का प्रबंध या सभी? तो प्रबंध के अंतर्गत ये सभी शामिल हैं। लोगों का प्रबंध भी करना होता है, कार्य का प्रबंध भी करना होता है, परिचालन यानी कि ऑपरेशंस भी हमें करने होते हैं बहुत सारे। इसके अलावा निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य है? तीसरा क्वेश्चन, संगठनात्मक उद्देश्य होता है, सामाजिक उद्देश्य भी होता है और कर्मचारी गण संबंधी उद्देश्य भी होता है। यानी ये सारे उद्देश्य जो है ये प्रबंधन के उद्देश्य हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है। प्रबंध की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रबंध की प्रकृति जो है वो बहुआयामी होती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, यानी कि प्रबंधन एक बहुआयामी प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंध विज्ञान है क्योंकि इसमें विशेषता होती है। प्रबंध विज्ञान क्यों है? क्योंकि इसमें क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करने की कला है, परीक्षण पर आधारित होता है ये, और व्यापक वेधता भी इसमें होती है। इन तीनों ही कारणों की वजह से प्रबंध को विज्ञान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंध क्या है? तो प्रबंध कला भी है और प्रबंध विज्ञान भी है। नीति निर्धारण कार्य किसका होता है? तो जो पॉलिसी मेकिंग का काम होता है, मैंने आपको बताया था ये हाई लेवल मैनेजमेंट का या टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है, यानी कि उच्च स्तरीय प्रबंधकों का कार्य होता है। फोरमैन प्रबंधन के किस स्तर से संबंधित कर्मचारी है? तो फोरमैन जो होता है वो लोअर मैनेजमेंट से संबंधित कर्मचारी होता है। कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन प्रबंधन के किस स्तर पर किया जाता है? तो कार्यों का जो मूल्यांकन है वो भी पर्यवेक्षकीय स्तर पर किया जाता है, यानी कि निम्न स्तरीय प्रबंधन के स्तर पर किया जाता है। प्रबंधन के प्राथमिक या मुख्य कार्य कितने हैं? तो प्रबंधन के जो प्राथमिक कार्य हैं या मुख्य कार्य हैं वो तो 7 होते हैं और जो सहायक कार्य होते हैं वो 5 होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि मुख्य कार्य कितने बताया मैंने आपको? 7, और सहायक कार्य कितने होते हैं? 5। प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? जब भी हम कोई भी मैनेजमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम प्लानिंग बनाते हैं, यानी कि नियोजन। तो प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वो होता है प्लानिंग। इसके बाद कौन सा कार्य प्रबंध का सहायक कार्य नहीं है? नियोजन, नवाचार, निर्णयन या प्रतिनिधित्व? तो नवाचार सहायक कार्य है, निर्णयन डिसीजन मेकिंग ये भी आपका सहायक कार्य है, प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन ये भी सहायक कार्य है, नियोजन ये तो मुख्य कार्य है भाई, प्लानिंग जो है वो मुख्य कार्य के अंतर्गत आता है। तो आपका आंसर होगा नियोजन। समन्वय क्या है? तो समन्वय प्रबंध का सार है। मैनेजमेंट का सार जो होता है वो समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन को कहते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रबंध का सार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधकीय कार्यों की पूंजी किसे कहा जाता है? प्रबंधकीय कार्यों की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जो कुंजी है उस समन्वय को कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन को। ठीक है, अलग अलग सभी डिपार्टमेंट सभी लोगों के बीच में समन्वय स्थापित करके चलना, यानी कि कोऑर्डिनेशन बना करके चलना। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है इसे ही हम प्रबंधन की पूंजी नहीं कुंजी, कुंजी यानी कि की कहते हैं। प्रबंध कार्यों में सम्मिलित है। तो प्रबंध कार्यों में आपके नियोजन भी है, संगठन भी है और समन्वय भी है, यानी कि उपरोक्त सभी जो है ये प्रबंध कार्यों में सम्मिलित है। नेक्स्ट है, प्रबंध एक विज्ञान के रूप में है। क्यों? क्योंकि क्रमबद्ध ज्ञान समूह इसके अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन आपका ए वो करेक्ट है, क्रमबद्ध ज्ञान समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कौन है? तो वो है फेयोल। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जो पिता हैं वो है फेयोल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से प्रबंध का महत्व किसे माना जाता है? तो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से प्रबंध का महत्व राष्ट्रीय समृद्धि को माना जाता है, यानी कि नेशनल प्रॉस्पेरिटी, राष्ट्रीय समृद्धि जो है उसे ही राष्ट्रीय दृष्टिकोण से प्रबंधन माना जाता है।
प्रबंध की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो प्रबंध की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी लगती है, चाहे वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो समाजवादी अर्थव्यवस्था हो। सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में प्रबंधन की आवश्यकता होती है, उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि सभी जो है यह उसका आंसर बनेगा। और हमारा अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से प्रबंध के महत्व का अंग है। तो प्रबंध के महत्व का जो अंग है वो है आर्थिक विकास, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये होता है प्रबंध, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से प्रबंध के महत्व का अंग। ठीक है, तो ये तो थे आपके पहले टॉपिक प्रबंधक यानी कि मैनेजमेंट और प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइए, आपके कोई सुझाव हो वो भी हमें बताइए। इसी के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।